आदाब, नमस्कार। मैं मेराज अहमद। आज हम अपनी चुनावी यात्रा को लेकर के आज़मगढ़ शहर में आ चुके हैं। यहाँ पे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली साहब के कार्यालय पर हैं। आज हम इनसे चुनावी मुद्दों पर, आगामी 2022 के चुनाव पे और करंट में महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, युवाओं के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर सवाल पूछेंगे। गुड्डू जमाली जी जो अपनी बातें फियरलेसली, अनफ्लिंचिंगली और अनहेजिटेटिंगली रखने के लिए सोसाइटी में जाने जाते हैं। ये काफ़ी कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं, इनकी कारपोरेट एंटिटी भी है कई सारी। आज हम इनसे अलग अलग मुद्दों पर सवाल पूछेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया। तो पहला आपसे सवाल ये है सर कि क्या स्थिति रही है कि आपने बहुजन समाजवादी पार्टी को चुना? क्या उसमें आपको दिखा कि आपने बहुजन समाजवादी पार्टी को चुना? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाजवादी नहीं, बहुजन समाज नहीं। नो इशू। नहीं, बेसिकली आई बिलीव दैट दिस इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज़ ए मिशन। ये शुद्ध रूप से कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये मिशन है और बहुत पुराना, सदियों से ये मिशन चला रहा है। पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको शुरू किया था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी आनी जानी है जी। एक दिन वो चले गए इस दुनिया से और ये मिशन, ये कारवां एक स्टेज पर आके रुका। फिर उसके बाद एक मसीहा पैदा हुआ जिसको हम लोग मान्यवर काशीराम जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने उस रुके हुए मिशन को आगे बढ़ाया और एक दिन फिर वो ऐसा भी आया कि मान्यवर काशीराम जी भी इस दुनिया से चले गए, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही इस मिशन की कमान आज की हमारी नेता माननीय बहन जी के हाथों में दे दिया था और उन्होंने ये विश्वास उनको था कि ये महिला इस मिशन को आगे ले जाएंगी। उनको ट्रस्ट था और ये भी सही है कि उनकी सोच सही थी। माननीय बहन जी ने अपने पूरे जीवन को इस पे समर्पित किया, कोई गृहस्थी नहीं बनाई, शादी ब्याह नहीं किया और समाज के गरीबों को, पिछड़ों को, जो भी हैं, बिना किसी जाति भेदभाव के, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे अपर समाज में भी अगर कोई गरीब है, और बेसिकली एससी समाज जो पिछड़ा हुआ बहुत, आप जानते हैं कि किस स्थिति में हमारे देश में पहले भी था और आज भी है, और बैकवर्ड हमारा समाज। तो उन सब लोगों को बहन जी की एक सोच है समतामूलक समाज। बेसिकली इस पार्टी का एक जिसको कहते हैं ना कि एक थीम है, एक अंडरस्टैंडिंग है, हम लोगों की आइडियोलॉजी है कि सोसाइटी में एक समतामूलक समाज होना चाहिए, बराबरी का दर्जा सबको प्राप्त हो। और उसी मिशन के तहत हम भी जुड़ गए। चूँकि बेसिकली आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। कहने को लोग मुझे एमएलए कह सकते हैं, बीइंग एमएलए, मैं इलेक्टेड एमएलए हूँ। बट जो आपने रीज़न पूछा उसका जवाब अब मैं दे रहा हूँ कि क्यों ज्वाइन किया मैंने। तो मैं इस बात को, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट बहुजन समाज पार्टी इज़ ए मिशन, इट इज़ नॉट ए प्योरली पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल तो एक वो है कि भाई कि विदाउट गेटिंग द पावर, अगर आप सत्ता में नहीं आएंगे तो आप किसी का भला नहीं कर सकते। देयरफॉर वी फॉर्म, आवर लीडर फॉर्म पार्टी के भाई हम इस रास्ते पे चल के इसको अचीव करेंगे। लोगों के अंदर इस तरीके की सोच है कि मायावती सिर्फ दलितों की राजनीति करते हैं, अनुसूचित जातियों की राजनीति करती है। क्या मुसलमानों की इसमें कुछ जगह है आपके नज़रिए से? नहीं, दुर्भाग्य है अगर ऐसा कोई सोचता है। मैं तो नहीं समझता कोई सोचता होगा, लेकिन बहरहाल डेमोक्रेसी में सबको आज़ादी है कुछ भी कहने का और कुछ भी सोचने का। सोचने को तो वैसे भी इंसान कुछ भी सोचता रहे, लेकिन आप शुरू से देख लें, बहन जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने, अब मैं, आपने चूँकि एक बहुत अहम बात कही है तो मैं उसको जवाब दूं आपको कि मान्यवर काशीराम जी ने एक, जब ये मंच बनाया था, इसकी बुनियाद रखी थी, तो उन्होंने नारा लगाया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो उनका भी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग और बिलीव था कि मुसलमान भी समाज में, इस सोसाइटी में उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे हमारा एससी समाज है या बैकवर्ड समाज है। तो उन्होंने बहुत हाथ फैला करके सबको साथ मांगा और कहा मेरे भाइयों साथ आ जाओ, हम लोग सब लोग मिल करके एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। और उसी चीज़ को बहन जी ने भी साबित किया। हम हर चुनाव में देखिए, अगर हम एमएलए हैं तो बहन जी ने ही लड़ाया ना हमको। ऐसा थोड़ी है कि किसी और पार्टी ने। आज हमको कोई हो सकता है दल कहीं पूछ भी ले, लेकिन जिस वक्त हम पॉलिटिक्स में आए थे तो उस वक्त तो आई वॉज अननोन।
तो बहन जी ने भेजा कि नहीं, तुम अच्छे आदमी हो, लड़ो और इससे तुम काम करो समाज का। तो ऐसा नहीं है, बराबर हर चुनाव में आप देखिए लोकसभा विधानसभा में जितना भागीदारी समाज के हर तबके को इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, जितनी बड़ी भागीदारी बहन जी ने दिया है उतना शायद कि कोई दल देता हो। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता। लोग दावा करते हैं बहुत से, आज इसी प्रदेश में लोग मुस्लिम वोट को तो अपना जैसे कहते हैं ना कि पट्टा लिखाया वोट कहते हैं कि तो हमारा ये, वो लोग भी उतनी भागीदारी, उतने टिकट मुसलमानों को नहीं देते। तो हम आपसे सवाल पूछें कि मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों कास्ट करे? नहीं, मुसलमान को मैं तो कहता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट कास्ट करना चाहिए। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि बहन जी कहती नहीं, करके दिखाया है उन्होंने। आप 7 से 12 का शासन देख लीजिए, उससे पहले भी जब भी आई हैं, मैं कभी भी के विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करता। आप अगर पूरे उस शासनकाल को आप देखें तो हम लोगों का जितना मान सम्मान, देखिए मुसलमान बेसिकली एक चीज़ मैं आप सब लोगों को बहुत अदब से बताना चाहता हूँ और समाज को भी बताना चाहता हूँ, चूँकि आई बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मुसलमान पावर ये नहीं चाहता कि हमको किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करनी है या हमको किसी को ओवर पावर करना है। नो, मुसलमान बस इतना चाहता है कि भाई हम ऐसी जगह रहें जहां हमारा मान सम्मान सुरक्षित हो और हमारा चेहरा, हमारा वेशभूषा देख करके कोई हमारे साथ अन्याय ना करे, बस यही वो चाहता है। माननीय बहन जी की आप सरकार देख लीजिए, जब जब वो सरकारों में आई और जब जब 4 बार वो उन्होंने सरकार चला और 7 से 12 तो पूरा फुल टाइम रिजीम रहा है उनका, कभी भी मुसलमानों के साथ कोई भी किसी तरह का कोई नहीं कह सकता कि कहीं कोई जुल्म ज़्यादती की घटना कहीं हुई हो और कहा गया हो कि नहीं ऐसा है कि बहन जी ने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है। अम्बेडकर पार्क जो लखनऊ में इतना बड़ा पार्क बना और अच्छे खासे अमाउंट के उसमें एक्सपेंडिचर हुआ, क्या आपको लगता है कि ये पैसों की फजूल खर्ची थी? देखिए, अब ये अपनी अपनी सोच हो सकती है, मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि अब क्या होता है ना कि जैसे अब हर आदमी की अपनी सोच है। मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, तो बहन जी ने और माननीय काशीराम जी भी अपने जीवन में ये चाहते थे कि जो इस समाज के पिछड़े लोग रहे हैं और जिन्होंने इस समाज को इज़्ज़त आबरू के लिए या इसको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और उसके लिए पूरी एक लड़ाई लंबी लड़ी, संघर्ष किया, तो इस समाज के लोग उनको जाने पहचाने, उनके जीवन को समझें और उनको समाज में एक ये दर्जा मिले कि भाई दे आर द रियल हीरोज़ ऑफ दिस कम्युनिटी। और उस सोच के तहत उन्होंने अगर ऐसा बनाए, देखिए ये आप आज़ादी से लेकर अब तक देख लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जब जब जो पावर में आया अपनी पार्टी के महान लोगों की या अपने उस पार्टी के बेस वोटों से जुड़े हुए लोगों का, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनवाई हैं जिस देश में आज भी मौजूद हैं। तो अगर बहन जी ने कहीं 2-4 बनवाया है तो मैं आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ ए वेस्ट ऑफ मनी। हाँ, अब वो बार बार कहती हैं कि अब मुझे जो बनाना था मैंने बना लिया, अब मैं जो भी पैसा लगाना है मुझे, मैं स्कूल कॉलेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाऊंगी या रोज़गार के लिए लगाऊंगी, अब मैं ये नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने जितना ज़रूरत थी उससे ज़्यादा बना दिया। हम आज़म खान को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आज़म खान जो पिछले कई महीनों से जेल के अंदर अलग अलग मामलों में बंद हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार उनके साथ ज़्यादती कर रही है या फिर वो खुद ही दोषी हैं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बियॉन्ड द पार्टी लाइन मैं ये बात कह रहा हूँ, मुझे ज़ाती तौर से उनसे हमदर्दी है और ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़े मुजरिम हैं, वो ऐसा नहीं है। और एक जीवन 7-8 बार एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने। मैं थोड़ा एजुकेशन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि अभी जो आज हम लोग रोज़ टीवी और मीडिया में देखते हैं तो यूनिवर्सिटी का जिक्र बहुत आता है कि ऐसा बना लिया वैसा बना लिया। मैं नहीं जानता क्या किया, क्योंकि मैं कभी रामपुर गया भी नहीं हूँ, सच्चाई ये है। एक आध बार रास्ते से गुजरा तो चला गया, लोग ज़रूर जानते हैं, पहचानते हैं, बताते हैं वहाँ पे। हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि मैं ईमानदारी से अगर वो कह रहा हूँ तो ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कहीं कोई किसी नियम कानून या किसी के साथ ज़्यादती भी हो गई हो, जैसा लोग क्लेम करते हैं। चूँकि आई एम ए मेंबर ऑफ हाउस, मैंने हाउस में भी देखा, मिनिस्टर साहब ने उसको पटल पे रखा कि ये 10-15 लोगों ने जो है ये कंप्लेन 20 लोगों ने कर रखी है। और मैं ये भी आपको जानकारी में डालूं कि उसमें हर समाज के लोग थे, इवन इंक्लूडिंग मुस्लिम, बहुत बड़े लोग थे
कि हमारी ज़मीनें ज़बरदस्ती लिखाई गई और ऐसा किया गया वैसा किया गया। मगर पता नहीं क्यों मुझे लास्ट में ऐसा लगता है कि चलो अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली इस बात को कह रहा हूँ। फिर एक बात में ये भी लगता है कि जब मैं उसको सोचता हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं 19-20 हुआ भी तो ऐसा नहीं है कि आज़म खां मरने के बाद उस यूनिवर्सिटी को अपनी कब्र में ले जाएंगे। समाज के लिए बनाया, समाज का हर तबका पढ़ता है, और चूँकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उनके प्रति थोड़ा सा नरम रवैया रखना चाहिए। अगर कहीं 19-20 हुआ है तो उसको कंपाउंड कर दें, प्लांटी लगा दें उन पे। लेकिन बनी बनाई यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब करना या तोड़ फोड़ करना ये एक अच्छा संदेश नहीं देता है। भाई अगर हमसे कोई गलती हो गई और उस गलती को अगर लगता है कि नहीं गलत है तो हमको दूसरे तरीके से भी पेनलाइज़ किया जा सकता है, हम पे जुर्माना लगाया जा सकता है, हमसे कहा जा सकता है कि आपने फलां की ज़मीन को लिया तो अब आप इनको ख़रीद के ज़मीन दीजिए, बसाइए इनको। ये सब बातें हो सकती हैं। लेकिन मुझे न जाने क्यों उस पॉइंट पर ऐसा लगता है, यूनिवर्सिटी के पॉइंट पे स्पेशली, कि यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना ये क्योंकि जानते हैं सदियों लग जाती है एक यूनिवर्सिटी बनने में। और जैसा भी उस आदमी ने काम किया, एक बड़ा काम किया समाज के लिए, और कोई ऐसा नहीं कि मुस्लिम में ही बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान सब पढ़ते हैं। तो इस नज़रिए से मैं उसको देखता हूँ कि उसके प्रति सरकार को थोड़ा दूसरे नज़रिए से उसको देखना चाहिए। हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। इसकी कोई अगर लेजिटिमेटली देखा जाए तो कुछ हकीकत नहीं दिख रही है इस आगामी चुनाव में 2022 में। क्या कुछ वजह है आपको, आपकी नज़र से? नहीं, ये तो अब आप, आई एम सॉरी टू मेंशन, ये तो अब आप वो भाषा बोल रहे हैं जो दूसरे विरोधी बोलते हैं कि कुछ दिख नहीं रहा ज़मीन पे। अरे भाई, ये आज आपको मैं बता दूं, हमारा वोट और हमारी पार्टी की वर्किंग भी अगर फ्रॉम द डे वन देखेंगे तो मैंने कहा ना कि ये सब जुड़ी हुई चीज़ है। चूँकि ये मिशनरी पार्टी है, हमारे वर्कर भी मिशनरी हैं, हमारे वोटर भी ऐसे हैं कि जो बहुत हल्ला नहीं मचाते। अदरवाइज़ अगर आप ईमानदारी से कैलकुलेशन ज़मीन पे करेंगे तो जितना बड़ा हम ये नहीं कहते कि कोई, लेकिन जितना बड़ा बेस वोट बीएसपी को है या बहन जी की फॉलोइंग है परसेंटेज वाइज, उतनी बड़ी किसी पार्टी के पास नहीं, जिसको हम मूल वोट कहते हैं। अगर खाली एससी भाइयों को ही अपने रख लें, आई एम सॉरी, मैं जात और उस पर बुनियाद पे राजनीति नहीं करता। मैं तो चाहता हूं कि समाज का हर तबका मिल के साथ चले। लेकिन अगर जिस बुनियाद पे हम कहते हैं तो हम तो कहेंगे कि हम तो सबसे भारी थे और हैं। हमारे पास तो 20-22% वोट पहले ही पड़ा हुआ है खाली एससी समाज का। उसके बाद हमारे बैकवर्ड भाई हैं और भाई हैं, ब्राह्मण समाज देखिए अभी बड़े पैमाने पे बसपा की तरफ मूव हो रहा है। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने काफ़ी भाग दौड़ किया है और मुझे यकीन है, मैं उस मीटिंग में था, आई वॉज देयर इन द मीटिंग, मैंने खुद देखा है कि ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से मन बना रहा है कि बीएसपी को हम लाएंगे। और अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो वो भी इस प्रदेश में मेरा ख्याल है 11% के आसपास हैं। तो अब अगर उसके बाद भी लोग कहते हैं, फिर हमारे जैसे लोग भी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कहे कि बीएसपी मुस्लिम में ज़ीरो है। वक्त आएगा तो हम दिखा देंगे। मैं कहना नहीं चाहता, इसी आजमगढ़ में सपा की सरकार थी, सारी चीज़ थी, मैं यहीं से 2 बार जीता हूँ और मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में लड़ा था, देश के बड़े नेता के सामने लड़ा था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ रहे थे, उनसे एक देश के अगर टॉप 10 लीडर्स की बात की जाए तो उनसे बड़ा उनमें वो भी आ जाएंगे। और मुसलमानों के लिए तो एक बहुत बड़े नेता थे। बट आई एम सॉरी, मैं 50 सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां उस बूथ को मैंने जीता है, उनके सामने जीता है, बीएसपी का कैंडिडेट रहते हुए जीता है। तो ये अभी कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि समाज का हर तबका देगा उनको वोट, मुसलमान भी देगा, बड़े पैमाने पे देगा, और इंशाअल्लाह हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। जिस हिसाब से 2019 की बात किया जाए, 2017 की बात किया जाए, जो ग्लांस और ग्लिम्स दिख रहे हैं उसके बिना पे तो यही स्पष्ट हो रहा है। नहीं, वो ऐसा है, देखिए, चूँकि हमने कहा ना कि हमारे लोग मिशनरी हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मिशनरी है, हमारे संगठन के काम करने वाले मिशनरी हैं, हमारा वोटर कम बोलने वाला है। मीडिया में हम लोग बहुत मैनेजमेंट नहीं करते, तो जो लोग मीडिया में मैनेजमेंट नहीं करते वो कम दिखते हैं, शायद ये कारण होगा, वरना कहीं हम कम है ही नहीं जी। अगर 2022 आगामी चुनाव की बात की जाए तो आपका सबसे बड़ा अपोनेंट कौन सा है? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि भाई अगर हमसे कोई लड़ेगा हम तो सरकार बनाएंगे, और हमारी अगर किसी से लड़ाई होगी तो वो शायद मैं ये मानता हूँ 2nd नंबर पे बीजेपी रहेगी, सपा तो जाएगी 3रे नंबर पे, वो तो लड़ेगी ही नहीं, वो हमसे बहुत पीछे है।
अगर हम बात करें विधानसभा की, आप पिछले 2 बार से इलेक्ट होकर के आए हैं एमएलए की सीट, और क्या लगता है आपको कि अगर वहाँ पे अपोजिशन में रहने पे इस तरीके की कुछ फीलिंग आती है कि आपकी बात अपोजिशन में होने के नाते इनफेक्टिव रह जाती है? देखिए, ये तो बहुत सच्चाई है इसमें कि अगर मान लीजिए कि एमएलए या एमपी कहीं का भी हो, अगर वो ही बिलोंग्स टू द अपोजिशन पार्टी, तो जाहिर है कि वो प्रिविलेज उसके पास नहीं होता है जो सत्ता पक्ष के पास होता है। तो ये तो बात है, लेकिन मैं ये भी कोरा इल्ज़ाम, मैं एक बात आपको बता दूं, मेरी राजनीति का आधार, मैं विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करता। मैंने, चाहे ये बीजेपी सरकार है, लेकिन इसको भी मैं ईमानदारी से कहूँगा कि अगर मैं उनके पास जाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे उनके मिनिस्टर्स हों या इवन माननीय मुख्यमंत्री जी भी हों, मैंने अब जैसे पिछली बार इब्राहिमपुर का मुद्दा उठाया था, वहाँ 10-12 साल से बंद पड़ा था, वो बिजली घर है वहाँ का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, मैंने उनसे निवेदन किया, काम शुरू हो गया वहाँ पे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सुनवाई नहीं होती, ये ज़रूर है कि भाई अब सत्ता और विपक्ष में फ़र्क तो होता ही है। बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में भी है और स्टेट में भी है, कोई काम आपको लगता है कि जो उन्होंने सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट कर दिया है? देखिए, मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि सरकार फेल है, विरोध के लिए नहीं कह रहा हूँ। फेल इसलिए है कि कोई ऐसा बड़ा काम हमको ज़मीन पे नहीं दिखता जिसको हम ये कहें कि हाँ, ये काम इस सरकार ने किया है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क आप देख लीजिए, टेंडर ज़रूर हुए हैं कि प्रयाग एक्सप्रेस बना दो, बुंदेलखंड बना दो, फला बना दो, ऐसा बना दो, वैसा बना दो, मगर इतना वक्त निकल गया, 5 साल हो गया, बेरोज़गारी भी अपने बिल्कुल आसमान पे है, किसान अलग सड़कों पे बैठा हुआ रो रहा है, कितने किसान मर गए इस ठंड में, और सालों से चल रहा है एक बिल को लेके, वो जो 2-3 बिल आए हुए हैं। तो मैं तो बहुत इसको, सरकार को प्रोग्रेस और उसके नाम पे 0 नंबर देता हूँ, फेल है। आपको क्यों लगता है कि मुबारकपुर के जो बुनकर हैं वो बर्बादी की कगार पे पहुँच चुके हैं, क्या वजह है? नहीं, मुबारकपुर ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि पूरे प्रदेश के बुनकर, मुबारकपुर की बात नहीं है जी। पूरे प्रदेश के बुनकर, बल्कि बुनकर के साथ साथ ये जो उद्योग है ये भी तबाह हो गया है। जाहिर है कि उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो उनको नहीं मिल पाता है, उनको नहीं मिल पाता है। हमने बहुत बार इसका अनुरोध भी किया, मंत्री साहब से भी किया और हर स्तर पे किया। जैसे उनके लाइट का ही मुद्दा है, पहले उनको लाइट, उनको सब्सिडी रेट 70 रुपये पे मिलता था यूनिट के हिसाब से, बाद में उसको ये हुआ था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब सरकार थी उनकी, तो उन्होंने किया था। बाद में माननीय बहन जी सरकार में आई, उन्होंने भी इस बात की ज़रूरत को समझा कि नहीं, बुनकर गरीब है, कमज़ोर है। इस सब बात उस वक्त भी उठी कि नहीं, सब्सिडी को ख़त्म किया। उन्होंने कहा नहीं, ये इंडस्ट्री को ज़रूरत है, इसको हमको सपोर्ट करना ही है। और वो सब्सिडी बहन जी के भी शासन में चलती रही, फिर वो आगे भी चली। जब इस वक्त दूसरी सरकार आई थी अखिलेश जी की, उन्होंने भी उसको कंटिन्यू रखा, मगर इस सरकार में वो ख़त्म हो गया। ये अलग बात है कि जब उसमें काफ़ी परेशानियां खड़ी हुई और हो हल्ला शुरू हुआ तो इस सरकार ने रोक दिया उसको, मगर उसका सलूशन नहीं किया, निवारण नहीं किया पूरी तरीके से। अभी पिछले दिनों मैंने मिनिस्टर साहब से अनुरोध किया, मैंने कहा साहब एक बार आप उसको फाइनल कर दें इस बात को कि आप आखिर 70 रुपये में मिलता था, चलिए आप 80 ले लीजिए, कोई बात नहीं। अगर 10, 5, 15 रुपये ज़माने के महंगाई के लिहाज से आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए, मगर इसको क्लियर कर दीजिए। आप बुनकर बेचारा परेशान है कि उसको लाइट 500 में मिलेगी कि सामान्य रेट पे मिलेगी कि कैसे मिलेगी। तो जाहिर है और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी परेशानियां, उनको सपोर्ट कुल मिला के जो गवर्नमेंट से मिलना चाहिए नहीं मिल सकता, मिल पाता है इस इंडस्ट्री को। और मेरा तो लाखों की आबादी है, मैं तो रोज़ देखता हूँ बेचारे अपने रोटियों के मोहताज हैं वो। आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण उत्तर प्रदेश की इलेक्शन में आ चुके हैं। ये आपका एक तरीके से जो वोट बैंक है उसमें डेंटिंग और पेनिट्रेशन करेंगे, तो आपकी इनसिक्योरिटी इससे बढ़ रही है? कत्तान नहीं बढ़ रही है। ये किसने कह दिया कि उनसे बहुजन समाज पार्टी को कोई इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है? देखिए डेमोक्रेसी है,
डेमोक्रेसी में हर आदमी को इस बात का अधिकार है कि जो चाहे चुनाव लड़े, जो चाहे अपनी पार्टी बना ले, जो चाहे अपनी ख़यालात को समाज में रखे। मगर मैं आज आपको बता दूं, बीएसपी के वोटर, जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पे आप हमको इशारा कर रहे हैं जिन वोटों की तरफ कि वहाँ पे वो करेंगे हमला, तो मैं आज आपको ये बता दूं कि पूरे प्रदेश में बीएसपी का वोटर इंटैक्ट है और वो सिर्फ़ और सिर्फ बहन जी के को नेता मानता है। उनके अलावा उनकी नज़रों में कोई उनका नेता नहीं है, ना कोई उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाला है। तो इसलिए मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम श्योर कि कोई किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अगर हम 3 नेताओं की बात करें भारतीय राजनीति में जिनको आप सरे फहरिस्त रखना चाहेंगे, एक आदित्यनाथ जोगी, नरेंद्र मोदी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, नहीं, तीनों में से आपको चुनाव करना है। यार ये सवाल देखो, अब हमसे, हमारी पार्टी, हम तो बहन जी को कहेंगे, अब हम कहेंगे इसमें 1 नंबर और बढ़ाइए जी, है जी। ये तो ज़ाती है कि आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं हमको। एटलीस्ट यू शुड गिव वन, यू ऐड 1 मोर ऑप्शन, इट शुड बी 4 नॉट 3, है ना। तो यू आर थिंकिंग दिस इज नॉट ए विजनरी पर्सन एट ऑल। मैं किसी को कुछ नहीं कहता। आई डोंट, व्हाई यू आर देखिए, मैं अगेन सेइंग 1 ऑप्शन शुड बी एडेड। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इस बात को समझिए। मैंने जो विज़न और जो शार्पनेस बहन जी के अंदर देखा है, यकीनन वो मुझे दूसरों में नहीं दिखता है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि इसको थोड़ा रिव्यू कर लीजिए, इसमें ऑप्शन में और लोगों को भी जोड़िए। नहीं, 4 ही क्यों, आप इसको 8-10 बना दीजिए। आप बहन जी को भी ले लीजिए, अखिलेश जी को भी ले लीजिए, राहुल जी को भी ले लीजिए, सबको ले लीजिए और तब फेयर ऑप्शन मांगिए। अब आप कहेंगे यार मैं 3 ही को दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट ए कि इसमें कैसे हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, आपने अपना पर्सपेक्टिव इस पे रखा। क्या आपको लगता है कि सरकार आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुसलमानों और अनुसूचित जाति यानी जो हरिजन तबका है उनके साथ समान ट्रीटमेंट होता है? मैं बिल्कुल इसको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं उस पार्टी में हूँ, 10 साल के करीब हो गया हूँ और अब ये तो बहरहाल जिम्मेदारियाँ भी मेरी बढ़ी हैं। मैं फ्लोर लीडर भी बनाया है बहन जी ने। इस वजह से नहीं कि किसी चमचागिरी में कह रहा हूँ, नहीं, मैंने उनसे घंटों हम लोग बात करते हैं, मैंने उनके माइंड को समझा है। वो सेकुलर लेडी है, वो सिर्फ एक चीज़ कहती हैं हमेशा कि भाई हम समता मूलक समाज चाहते हैं। हम ये नहीं कि किसी को फ़ायदा देने के लिए किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करना चाहते हैं। नो, अगर भाई ठीक है, अगर ऐसी समाज पिछड़ा है तो उसका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, लेकिन इट डजेंट मीन कि वो किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करना चाहती हैं। और उन्होंने करके दिखाया, समान व्यवहार उन्होंने सबके साथ अपने शासन में किया। देखिए, आप अगर हम फेयरली बात करें ब्रदर, तो आप 7 से 12 का काल उठा के देख लीजिए, कहीं कोई दंगा हुआ? हर आदमी सुरक्षित था, हर आदमी सेफ था, खुश थे लोग, व्यापारी भी खुश था, किसान भी खुश था, अगला भी खुश, पिछड़ा भी खुश। हमें क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए। हमको ये थोड़ी चाहते हैं कि कोई एक कम्युनिटी, कोई भी, मैं इवन अपने मुस्लिम समाज के लिए भी कह रहा हूँ कि मैं ये कभी इसका पैरोकार नहीं कि कोई एक समाज किसी दूसरे को डोमिनेट करे। इवन मुस्लिम भी उसमें आता है कि वी आर नॉट अलाउड टू डोमिनेट एनीवन। हमको सिर्फ इतना चाहिए कि भाई हर आदमी एक समान और बराबरी की इज़्ज़त की ज़िंदगी को जिए। और बहन जी की सोच ये है, मैं शायद यही कारण है कि पूरी ईमानदारी और मेहनत से उस मिशन के साथ जुड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये निष्पक्ष है। कोरोना की अगर बात की जाए, जो एक वैश्विक बीमारी थी, एक इन्फेक्शियस बीमारी जिसने पूरी दुनिया को एक तरीके से डेमोलिश कर दिया, क्या आपको लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को मैनेजमेंट करने में किसी तरह की मिसमैनेजमेंट हुई है? ऑफ कोर्स है, बड़ा फेल्योर है। मैं तो इसको सदन में कह चुका हूँ, अभी मैंने कहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हमारे देश के और प्रदेश के हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ये कहते रह गए हमसे कि साहब हमें ऑक्सीजन दीजिए वरना 20 मरीज़ मर जाएंगे और 30 मरीज़ मर जाएंगे, और हम उनको ऑक्सीजन नहीं दे सके और वो मर गए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये बहुत गंभीरता और सोचने का मुद्दा है। ये मैं इसको इस नज़रिए से नहीं लेता कि हम इसको चौराहे पे खड़े होकर कहें कि हमको इस नाते वोट दो और उनको इस नाते वोट दो, बल्कि मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा भारत सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी कि इसको अब कम से कम आगे के लिए ये हमको एक सबक मिल गया है कि परेशानी बोल के नहीं आती, इसलिए पहले से अलर्ट रहना चाहिए। साल भर पहले बीमारी आई थी
और ऐसा हो सकता था, सबको मालूम था। अभी जैसे एक प्रेडिक्शन है कि थर्ड वेव भी आएगी, थर्ड वेव एक प्रेडिक्शन है ना, तो हम सबको उसके लिए रेडी रहना। कैसा वक्त आया कि हमारे भी जानने वाले लोग इस दुनिया से चले गए, हम लोग तड़पते रह गए उनको बेड दिलाने के लिए, उनको ऑक्सीजन दिलाने के लिए, नहीं दिला पाए। मैं इसी ज़िले में मैं कहना नहीं चाहता कि मैं चूँकि भाई सोशल आदमी हूँ, मैंने 200 सिलेंडर के मंगाए थे। कैसे मैंने मंगाया मैं जानता हूँ, महाराष्ट्र और गुजरात करते करते कहाँ कहाँ से वो आया। तो सवाल ये है कि अगर ये पहले से हमारे पास प्रबंध होता और हम इसके लिए तैयार होते तो ये नौबत नहीं आती। दिल्ली हमारा कैपिटल है, वहाँ पे मरीज मर गए अस्पताल में, ये कहते हुए डॉक्टर ने वहाँ पे कहा, चीफ ने कहा वहाँ के कि साहब हमको हमारे पास 1 घंटे और इतने 2 घंटे की ऑक्सीजन है, हमको प्लीज़ ऑक्सीजन दीजिए वरना मर जाएंगे पेशेंट, और मर गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। किसानों की बात करें जो पिछले साल भर से अपने मुद्दे को लेकर के और डीपेन और डीमेयोर होता चला जा रहा है। 3 एग्रीकल्चरल लॉ हैं जिनको बार बार रिपील करने की बात हो रही है। हालांकि सरकार अगर ऑन द अदर हैंड बात की जाए तो कह रही है कि ये सारी चीज़ें सही है, आपका कुछ भी इसमें नुकसान नहीं होने वाला। किसान मिसकंसेप्शन और मिस एप्रीहेंशन में है। तो क्या आपको लगता है कि ये लेजिटिमेटली किसान मिस एप्रीहेंशन में है? नो नो, भाई मैं बता रहा हूँ इसलिए कि देखिए किसानों ने उस बिल को खूब समझा है। ये अब धारणा हमें छोड़ देना चाहिए कि वो अनपढ़ हैं और उनको समझ, उनको हमसे ज़्यादा समझ है। भाई अगर कोई चीज़ मेरे लिए बनाई गई है, मेरे भले के लिए बनाई गई है, तो एटलीस्ट मेरा व्यू उसमें ज़रूरी है कि मेरा इसमें हित है या अहित है। और जिस आदमी के हित की हम बात करते हैं, अगर वो आपसे बार बार गुहार लगा रहा है, रोड पे बैठा है, वो सालों से बैठा है और वो कह रहा है कि भैया इसमें हमारा हित नहीं अहित है, तो इसमें कौन सी हमारी नाक छोटी हो जा रही है कि हम कह दें कि ठीक है हम इसको वापस ले लेते हैं और आप लोग हमारे साथ बैठ जाओ और हम लोग कंसेंसस बनाते हैं, जिन जिन बातों पे आपको आपत्ति है उसको हटा के और चीज़ों को जोड़ लेते हैं। देखिए बातचीत से सब मसले का हल निकल जाता है, आना से किसी चीज़ का हल नहीं निकलता है। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर लगता है कि इसमें केंद्र सरकार को अना आड़े आ गई। देखिए राजा की कोई अना नहीं होती, बड़े आदमी की कोई अना नहीं होना चाहिए। बड़ा वो जो सबको, ये सब आपके ही परिवार के सदस्य हैं, आपके ही बच्चे हैं, आप उनके गार्जियन हैं। अगर आपसे वो कह रहे हैं कि साहब आपने मेरे लिए ये चीज़ बनाई है और ये मेरे हित में नहीं है, तो प्यार से उनको बुलाना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको रोकते हैं, विड्रा कर लेते हैं, आप लोग आओ हमारे साथ बैठो और जहाँ जहाँ आपको डर लगता है हम आपको इसको क्लियरफाई करेंगे, समझाएंगे और आप अपनी बात हमें समझाओ, दोनों में जो ठीक लगेगा वो अडॉप्ट कर लेंगे, उसमें झगड़ा कहाँ है। लेकिन भाई अब अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए तन के कि नहीं हम तो सरकार में हैं एंड अंडर एनी केस यू आर बाउंड टू फॉलो आवर ऑर्डर्स, तो ये एक बात याद रखिए कि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ठीक है आज हम सत्ता में हैं, कल यही जनता हमें सत्ता देती भी है, यही जनता हमसे सत्ता छीन भी लेती है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की तरफ आगे बढ़ चुकी है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल लगता है। इसलिए कि जब किसी की सुनी नहीं जाएगी और लोग मरेंगे सड़कों पे बैठ के, कई 100 लोग मर गए हैं और बहुत से मामलों में हमने देखा है कि अड़ियल रुख अपना लेना, तो अड़ियल रुख अपनाने से काम नहीं चलता ना। सरकार को असल में ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जनता के लिए है, जनता से वो सरकार है, जनता सरकार से नहीं है। अगर आपकी पार्टी की विक्ट्री हुई है इस बार, तो क्या बड़ी सौगात है जिसको जनता के बीच में देने वाले हैं? क्योंकि अभी कल परसों की ही बात है, संजय सिंह आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के चीफ जो बनाए गए हैं इलेक्शन कैडर को पूरा अपहोल्ड करने के लिए उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है और बहुत सारे उसमें प्रोमिसेस किए हैं, तो काफ़ी चर्चा में है ये बात। तो आपकी क्या सौगात होगी? देखिए अगर आपके पर्टिकुलर व्यू से लिया जाए, क्योंकि ये तो आगे की बात है। देखिए बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी वोट पाने के लिए, कभी भी, आप शुरू से देखिए इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का कि कभी भी वोट पाने के लिए उसने ये नहीं किया कि हमको ये वोट दे दो तो हम आपको 500 यूनिट ये फ्री दे देंगे और 20 लाख को लोगों को रोज़गार दे देंगे और सारे लोगों के खाते में 10-10 लाख रुपए डाल देंगे। ऐसा कभी उन्होंने इस तरह का वादा बीएसपी नहीं करती। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता माननीय बहन जी ने पूरा इसका रोड मैप बना रखा। हम लोगों से उसका डिस्कशन भी हुआ, मीटिंग में भी वो बार बार कहती हैं और बताती भी हैं
कि उनकी पहली प्राथमिकता अगर सरकार उनको हम लोगों को बनाने का मौका मिल गया, अल्लाह ने ये चाहा और हम बना पाए इसको, तो उनका यही है कि भाई प्रदेश में जो विकास का काम ठप पड़ गया उसको तेज़ी से बढ़ाया जाए, बेरोज़गारी जो बिल्कुल भयावह रूप ले चुकी है उसको ख़त्म किया जाए, नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा किया जाए, किसान बेहाल है उसको खुशहाली की तरफ किस तरह से मूव कर सकते हैं वो उसको उस पर वर्किंग हो, हॉस्पिटल्स बने, यूनिवर्सिटीज़ बने, ये सब एक रोड मैप पूरा बना रखा हुआ है। मौका आने दीजिए, हम लोग कहते नहीं करके दिखाते, माननीय बहन जी ने करके दिखाया है। देखिए मैं कहता नहीं आज एक्सप्रेसवे की हम लोग बहुत बात करते हैं, कुछ बातें मैं हट के कह रहा हूँ और आप सुन लीजिए। चूँकि मैं दिल्ली में पढ़ा लिखा हूँ जामिया में, और मैं नोएडा में भी काफ़ी मेरा मूवमेंट रहता है, मैं वहाँ पे बिज़नेस कारोबार भी करता हूँ और हम लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं। बहन जी ने एक्सप्रेसवे की बुनियाद उस वक्त रखी जब हम लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना था, इवन मैं अपने को कह रहा हूँ, कभी हम नहीं जानते थे कि एक्सप्रेसवे क्या होता है। तो जब महामाया वो सेक्टर 44 से ब्रिज से और परी चौक तक का एक्सप्रेसवे बना तो हम लोगों से पूछते थे कि भाई ये क्या है, तो लोग बताते थे कि ये एक्सप्रेसवे बोलते हैं, नॉन स्टॉप ड्राइव होती है, 6 लेन होता है, 8 लेन होता है। उस ज़माने में बहन जी ने वहाँ से परी चौक तक बनाया, उसके बाद वहाँ से मथुरा और आगरा ले गई, और ऑफकोर्स आगरा से अखिलेश जी ने लखनऊ जोड़ा और ये पूर्वांचल बना। तो कहने का मतलब ये है कि बहन जी ने कहानी करके दिखाया है ये सब। तो आने दीजिए समय, आप देखिएगा कि किस तरह से प्रदेश में पंख लगता है विकास का। चूँकि आप कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, आपके अगर एक्सपीरियंसेस से बात किया जाए तो क्या वजह है कि माइनॉरिटी स्पेसिफ़िकली हम बात करें मुसलमानों की जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, अगर हम रिपोर्ट 2005 की सच्चर कमेटी के ले लें तो फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्डनेस का इतना बड़ा कारण क्या है आपकी नज़र से? देखिए ऑफ कोर्स जो ध्यान सरकारों को भी देना चाहिए था, मैं किसी पे चूँकि हर बात को लोग राजनीतिक उससे लेते हैं, अगर हम लोग गौर से उसको एनालाइज करें तो ये कोई आज एक दिन में तो नहीं बढ़ गया कि भाजपा आई तो बढ़ा दिया। इसकी सबसे बड़ी दुश्मन तो कांग्रेस है। आई एम सॉरी बट मैं सच के आधार पे बात करता हूँ। आज़ादी के वक्त हमारी जो भागीदारी थी, जो हिस्सेदारी थी सरकारी नौकरियों में, आप उसको देख लीजिए और आज देख लीजिए, और फिर आप उसका आकलन कीजिए कि इस देश में किसने ज़्यादा राज किया है। भाई भाजपा तो अभी 10 साल से आई है ना, पहले आप क्या कर रहे थे, हम लोगों को बिल्कुल ख़त्म करें। सच्चर कमेटी को आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। सच्चर कमेटी को लेकर हम लोगों ने दिल्ली में कम से कम 10 मीटिंग किया, जिसमें मैं भी आगे आगे रहा हूँ, मैं उसमें रहा हूँ, और उसी की बुनियाद पर फिर हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग थे कि हम लोग ये रोना रोड छोड़ करके सबसे पहले पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे तो हम अपनी बात कहेंगे ही, राष्ट्रपति से कहेंगे, पीएम से कहेंगे, सीएम से कहेंगे कि भाई हमको आप दीजिए, मगर एटलीस्ट अगर हम इस लायक हैं तो हम कोशिश करके एक एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, और मैंने बनाया भी, एपीएस उसका खड़ा। उसी के बाद ये बुनियाद में हमने रखी थी, और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, 20 स्कूल बने उस दौर में और लोगों ने बनाया, चूँकि हम लोग उस कमेटी में जाते थे और वहाँ डिस्कशंस होते थे। तो देखिए अब 2 बातें हैं, सवाल को मैं कम में जवाब दे दूँ कि इसकी तो जिम्मेदार हमेशा से सरकारें रही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आपके वोटों को हमेशा इस्तेमाल तो सबने किया, मगर आपको जो माकूल हिस्सेदारी, जिसको ईमानदारी से आपको हिस्सेदारी चाहिए, वो नहीं मिली। सरकारें तो आपके वोट से बनाई गई, मगर आपको क्लर्क हो सकता बना दिया गया हो, एसडीएम नहीं बनाया गया है। डीएम कभी किसी ने नहीं चाहा कि मुसलमान का बच्चा एसडीएम बने। अगर किसी ने बहुत दया कर दिया तो उर्दू अनुवादक की कोई किसी पोस्ट पे बना दिया होगा या क्लर्क बना दिया होगा। वो भावना नहीं रही किसी के अंदर कि भाई ये पिछड़ा तबका है, इसको अपलिफ्ट करो, रिजर्वेशन दो, चाहे जो करना हो, कोचिंग सेंटर बनवाओ इसके लिए, ताकि इसके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। वो नहीं सोचा किसी ने। और अब हम दूसरी बात ये भी अपने लोगों से भी आपके माध्यम से ये अपील करेंगे कि भाई हम लोग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कहते रहेंगे, उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे, अपने मुतालबे, अपनी डिमांड्स रखते रहेंगे, मगर मैं तो सारे पूरे देश के लोगों से कहता हूँ कि अपने अपने संसाधनों से भी अपने को मजबूत करो, अपने लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, अपनी ज़रूरतों को कम कर दो। अगर मैं इस लायक हूँ, मैं 2-4 लोगों को पढ़ा सकता हूँ, तो मैं जैसे अपने बच्चे पालता हूँ उस तरह से मैं इस जिम्मेदारी को समझ करके हम लोग निभाएं, इदारे बनाएं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाएं, कोचिंग सेंटर्स
बनाएं। ये एक बात बताऊं, आई एम सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए, पता नहीं ये अच्छा है या बुरा, मैं बहुत पॉलिटिकल समझ नहीं रखता। हमें नेता नहीं होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। हमें आईएएस चाहिए, हमें आईपीएस चाहिए, हमें इस सरकार की, इस देश की ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी पैदा करना है अपने लोगों की। हमें अच्छे डॉक्टर्स पैदा करने हैं। एक एमएलए ये शालम गुड्डू जमाली कल नहीं रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 10 एमएलए 10 आईएएस और 10 आईपीएस बनाएंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये हमारी कौम को समझना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए अगर कुछ हमें कुर्बान भी करके इसके लिए कुछ करना पड़े तो हमें करना चाहिए। तो आपको लगता है कि मुसलमान कम्युनिटी के साथ ज़माने से डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी हुई है, जिससे मुसलमान मार्जिनलाइज्ड और डिप्राइव्ड हो गया है, ऐसा? मेरी बिल्कुल सीधे सीधे कह रहा हूँ कि इसके लिए यही रीज़न है पॉलिटिकल, और उनको इग्नोर किया गया जानबूझ के, उन्हें कमज़ोर किया गया, उन्हें कांग्रेस ने कमज़ोर किया, उन्हें सपा ने कमज़ोर किया। दे यूज़ आवर वोट एज ए टूल, दे यूज़ अस एज ए टूल to form their governments, to come in the power, but after getting the power they throw us like a, कहते हैं कि वो तेजपत्ते की तरह से फेंक देना। तो हमसे सरकार तो बनाने के इसी वजह से आप कहते हैं ना, इसीलिए मैं सच और गलत की बुनियाद पे राजनीति करता हूँ, और यही वजह भी है कि विरोध भी करता हूँ ऐसे लोगों का, कि भाई आप अगर किसी की ताकत को, किसी के वोटों को लेकर इस्तेमाल करके खुद राजा बन जाते हो तो उसको भी तो न्याय दो, उसको भी तो आपको देखना है। हम आपसे पावर नहीं चाहते कि हमको इतना पावर सशक्त बना दो कि हम किसी को डोमिनेट करें, नो, मगर हमको इस लायक तो बनाओ कि हम इज़्ज़त आबरू से रह सकें। एंड यू आर थिंकिंग बहुजन समाजवादी पार्टी अपलिफ्ट, सॉरी अगेन बहुजन समाज पार्टी अपलिफ्टेड एंड एम्पावर्ड द मुस्लिम कम्युनिटी? यस, उसके रीजंस हैं। अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, देखिए ईमानदारी से इसको दिखाइएगा भी और कहिएगा भी। यू हैव एक्सक्लूडेड, सो आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन मीनवाइल। बहुत अच्छी एजुकेशन इस देश में। माननीय बहन कुमारी मायावती वो नेता हैं जिसने मुसलमानों के बच्चों की आईएएस और आईपीएस कोचिंग के लिए लखनऊ में कोचिंग सेंटर बनवाया। मायावती वो नेता हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनवाई थी उसी 5 साल की सरकार में। तो भाई हम कहते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं कि बनवाई, ये किया। तो सवाल ये है कि भाई हम तो कहते हैं कि हमको क्लर्क तो यार मुसलमान मेहनत करता है वो बनी जाएगा, उसमें कौन सी बात है। हमको क्लर्क मत बनाओ। हमको जैसे आप एससी भाई, हम किसी से हम जात के आधार पर राजनीति करते ही नहीं हैं। हमारा कहना ये है कि जैसे आप दूसरों के लिए, समाज के पिछड़े लोगों के लिए मुझे कहना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, मैं उसको कोड नहीं करना चाहता। मैंने अपनी आँखों से ऐसी जगहों को देखा, इस राजनीति में मैं गया तो मुझे देख के हैरत होती कि हमारे लोग, जो हम लोग एससी भाइयों को कहते हैं, बहुत उनसे भी पिछड़े हुए हैं, उनसे भी पिछड़े हुए, मतलब ऐसी हालत में जी रहे हैं कि पूछो नहीं। लेकिन चूँकि भाई उन पर कोई, उनका वोट सबको चाहिए, सब लोग घूमते हैं कि वोट दो हम। अब वो क्या हुआ दिखाएंगे आपको, भाजपा। अरे भाई कोई हमको थोड़ी चीफ मिनिस्टर बनना है। योगी जी चीफ मिनिस्टर रहे, अखिलेश यादव रहे, फला रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है जब मुझे नहीं चीफ मिनिस्टर बनना है। मैं तो ये कहूँगा योगी जी भी हमारे साथ खाली इतना कर दें कि हमारे अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा कर दें, वही राज करें, हमें क्या परेशानी है। बस इतना हो जाए कि हमारे दिल में एक बात आ जाए कि भाई हमारे नाम या धर्म के बुनियाद पे कोई हमारे साथ जाति नहीं होगी। बने रहे योगी जी, मोदी जी, कांग्रेस ने भी कौन सा हमारा भला कर दिया 60-65 सालों में। भाई यही तो एक डर मुसलमानों के दिमाग में बैठाया जा रहा है, या है कि वो आएंगे तो तुम्हारा नुकसान कर देंगे, या नुकसान कर दिया, या देखो तुमको बर्बाद कर दिया। अगर एक बार ये हो जाए कि नहीं साहब आपको नुकसान नहीं है तो आपको डरने की किसी से ज़रूरत है। समाजवादी क्या कहती है कि आज हमारे साथ खड़े हो जाओ, वरना अगले साल फिर 5 साल, यही तो डर, फियर बैठाया जा रहा है ना आप में। अभी ये डर ख़त्म हो जाए तो राजनीति सबकी ख़त्म हो जाएगी। बहन जी ये नहीं करती। मैं क्यों बहुजन समाज पार्टी की वकालत करता हूँ? किसी भी मंच से कोई दिखा दे कि बहुजन समाज पार्टी की नेता, और मैं आज आपको कहूँ, मैं कहता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। 1 लाख वोटर है मुबारकपुर में मुसलमान। इस शालम गुड्डू जमाली की अगर कोई एक भी वीडियो दिखा दे कि मैंने कभी ये कह के वोट मांगा कि मुझको मुसलमान के नाम पे वोट दो, तो कल मैं इस्तीफ़ा जमा कर दूंगा विधानसभा में अपना। मैंने हमेशा ये कह के वोट मांगा कि मेरे भाइयों, अपना जनप्रतिनिधि चुनते वक्त मेरिट डिमेरिट देखो, अगर कुछ बदलना है तो अपने को भी बदलो। तो बहुजन समाज पार्टी की यही बात है।
हम इसीलिए उसको पसंद करते हैं कि भाई वो तो समाज में एक समतामूलक समाज चाहती हैं, डेवलपमेंट चाहती हैं, हर तबके का चाहती हैं, अगड़ा पिछड़ा सब लोग खुश रहे। Are you grasping that BJP is the big enemy of the Muslim community? Pardon? Are you grasping BJP is the big enemy of the Muslim community? भाई मैं ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी इज़ द बिग एनिमी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मैं इसको दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ। मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि यही बात कही जाती है मुसलमानों से कि भाजपा आपको खा जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मुस्लिम कम्युनिटी की बिग वो एनिमी है, मैं ये कह रहा हूँ कि यही बात हमसे कही जाती है कि अब हमारे बगल में बैठ जाओ, अगर इनके साथ यहाँ खड़े रहोगे तो ये तुम्हें खा जाएंगे, यही तो कहा जाता है। अगर अपने को बचाना है तो हमारे साथ आ जाओ। मैं ये कहता हूँ कि ये धर्म जात की राजनीति को छोड़ दो और मेरिट के आधार पे आप अपने नेताओं को चुनना सीखिए। और सही बात ये भी मैं कहूँगा अपने, हालांकि मैं मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ इस बात को कहना है, लेकिन फिर भी कहूँगा अपने समाज के लोगों से भी कि ऐसे लोगों को वोट दो, ऐसे लोगों को वोट दो। देखिए आप एक बात को मुझे बहुत देर हो रही, फिर भी मैं टाइम दे के कह रहा हूँ इस बात को। क्या है कि मैं हमेशा इस बात को, मैं सदन में भी कहता हूँ इस बात को, मंचों पे भी कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, ये आपको पहले मन बनाना पड़ेगा कि हिंदू हमारा भाई है ना। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे 80% आबादी उन्हीं की है, हम 20% हैं। वो हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। हमें वो भाई वाला रिश्ता बनाना पड़ेगा। जहाँ मैं बैठा हूँ ये घर मेरा नहीं है, ये हमारे पपलू भाई का है, लेकिन मैं हक से आ गया दरवाज़ा खोल के कि ये भी मेरा ही घर है, क्योंकि मेरे रिश्ते ऐसे हैं। तो अब सवाल ये है कि हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और अपने दिलों में इस बात को बैठाएं कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरक हैं। और पॉलिटिकल बात ये है इसमें कि वो हर दल आपका दुश्मन है जो इस नाम पे राजनीति करके आपको बांटता है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, वो हर पॉलिटिकल पार्टी आपकी हितैषी कत्तान नहीं है जो आपको ये कहती है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे आप बट जाओ। हाँ, आप मेरिट पे आपको लगता है कि मायावती जी बहुत अच्छी हैं, आप उनको वोट दे दो, एकजुट होकर उनकी सरकार बनवा दो। आप कांग्रेस को समझते हो उनको दे दो, अखिलेश जी को समझते हो उनको दे दो, हम कुछ नहीं कहते। लेकिन इस बात को आप समझिए कि वो हर पार्टी आपकी दुश्मन है जो हिंदू मुसलमान के नाम पे आपको बांटती है। हम बीजेपी पे क्या एलिगेशन लगाते हैं कि वो हिंदू करती है, तो क्या मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि सपा मुसलमान क्यों करती है? भाई अगर आप इसको पोलराइजेशन ही की तो राजनीति कर रहे हैं, दिस इज़ ए पोलराइजेशन। इसी बात को तो हम कहते हैं, या हमारे अभी हम नाम नहीं लेना चाहते, एक दूसरे भाई भी आए हुए हैं। अगर आप पोलराइजेशन की बात करेंगे तो कभी आप अपना अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकते, याद रखिएगा इसको। अगर आप अपने कौम का भला चाहते हैं तो आप इस बात को समझिए कि इस देश में ऐसा माहौल बनाइए कि सब मिल के रहें, और ऐसे नेता को चुनिए जो मिलने मिलाने में आपकी मदद करे। ऐसे नेता को मत चुनिए कि खाई बनवा दे, नफ़रत पैदा करा दे। नफ़रत पैदा करके जब एक ही जगह रहना है, एक ही ज़मीन पे रहना है, आप मेरा गला काटे मैं आपका कितने दिन चलेगा, कितने दिन चल सकता है ये? अब हमें आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल। अल्टीमेटली आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चंस अबाउट योर कैरियर, फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड योर कैरियर। प्लीज़ टेल आवर स्पेक्टेटर टू getting himself invigorated, so request to you from where you have started all your careers and all the things. देखिए सब लोग जानते हैं, शायद पता नहीं आप जानते नहीं जानते, मैंने अपना हाई स्कूल तो शिबली कॉलेज का मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैंने अपना शिबली कॉलेज से हाई स्कूल किया था, मैंने शिबली इंटर कॉलेज से। उसके बाद मैं जामिया यूनिवर्सिटी चला गया और अपना 10+2 ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। फिर मैंने पीजी भी वहीं से किया, जामिया से नहीं किया था मगर दिल्ली में रह के ही किया था। और मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ है, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं उसको अभी बताना नहीं चाहता। मेरा मानना है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अभी मैंने लेटेस्ट एडमिशन लिया है कहीं पे, और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जितना सीखते रहो, पढ़ते रहो। तालीम ही एक ऐसी दौलत है जो कोई बांट नहीं सकता आपसे। और जब आप पढ़ लिख के मैं जानते हैं ये मैं क्यों एजुकेशन पे जोर मारता हूँ। मेरा मानना है कि अगर हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हमारे कौम के लोग पढ़ लिख के स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, समझ से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो लोग आसानी से उनको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, उनका इमोशनल फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, उनको इमोशनल करके कि उससे फ़ायदा ले लो। दैट्स इट।
ओके, थैंक्स।